हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोग रेसे एवं वस्त्र का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने सेरीकल्चर को भी पढ़ लिया है और एपीकल्चर को भी पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रेशा होता है, रेशे की क्या होती है, कताई होती है। रेशा जो या तो हमें जंतु से प्राप्त हो जाएगा, या तो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाएगा, या तो वो मानव निर्मित होगा, मतलब संश्लेषित रेशा होगा जिसको मानव ने बनाया होगा विभिन्न केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, तो हमें क्या है कि इन सोर्सेज से हमें रेशा प्राप्त हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि इन रेशों की कताई करते हैं। कताई करने के बाद में क्या होता है कि हमको धागा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धागा। फिर उस धागा की क्या होती है कि बुनाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें कपड़ा तैयार हो जाता है। जिससे क्या होता है कि कपड़ा तैयार हो जाता है कि मतलब फिर उसके बाद में उस कपड़े का क्या होता है कि जो टेलर होता है, दर्जी होता है, वो क्या करता है, सिलाई करता है और हमारे वस्त्र तैयार हो जाते हैं, जिसको हम क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या है, रेशों से वस्त्रों तक की निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होता है। क्या है कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो कौन सा सही क्रम है? पहले हम क्या करते हैं कि सिकोड़ते हैं। जो हमारे रेशे होते हैं उनको पहले हम क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, फैलाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसमें छाप लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उनको प्रेस करते हैं। ठीक, उनको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है? सूत के रेशों को सूत के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइविंग। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होता है, गिनिंग होता है। क्या? सूत के रेशों को सूत के बीजों से प्राप्त करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है। सेम यही प्रोसेस हमारे किस में होती है, कॉटन में होती है, कपास में होती है। पर जब हम इस प्रक्रिया को किसी हाथ से करते हैं तो उसको ओटना बोलते हैं, पर जब मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसको गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस धागे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली के अनुसार क्या नाम रखा गया? धागे, रेशे, वस्त्र, बुनाई। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बुनाई। ठीक, इंटरलॉकिंग जो होती है वो मशीन से की जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें उसी के मतलब बेस पर, उसी के आधार पर क्या होता है कि एक नई प्रणाली बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, बुनाई रखा गया। ठीक है, और ये बुनाई क्या होती है कि बहुत पुरानी परंपरा है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। बहुत पुरानी कला है या कह दो परंपरा है, जिससे क्या होते हैं कि वस्त्र तैयार किए जाते रहे हैं और आज भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है? कपड़े का किनारा या सेल्वडेज वस्त्र की चौड़ाई के समरेखा के अनुरूप होना चाहिए, लंबाई की समरेखा के अनुरूप होना चाहिए, डिजाइन के अनुसार लाइन में होना चाहिए, कोई नहीं। किनारा, कपड़े का किनारा मतलब सेल्वडेज, जो कपड़े का किनारा होता है वो किसके समकक्ष होना चाहिए? लंबाई की समरेखा के समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, लंबाई की समकक्ष होना चाहिए या लंबाई के समरेखा में होना चाहिए। जैसे कि आपने क्या है कि साड़ी देखी होगी, जो साड़ी होती है तो जो उसकी चौड़ाई वाला हिस्सा होता है उसमें हमें क्या है कि पीको करवानी पड़ती है, ताकि उसके जो धागे हैं वो बाहर निकले ना। ठीक है, और वो क्या रहे, कपड़े में मजबूती बनी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, किनारों पर पीको करवाते हैं। पर जब लंबाई में ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में क्या होती है, एक पतली सी क्या बनी होती है, किनारी बनी होती है, जिसको सेल्वडेज बोलते हैं। जिसको आपने ध्यान से देखा होगा, छोटे छोटे से क्या होते हैं कि छिद्र बने होते हैं, उन्हीं को सेल्वडेज बोलते हैं, उन्हीं को किनारा बोलते हैं। जिससे होता ये है कि कपड़े में क्या होती है कि मजबूती आ जाती है और उसके जो धागे होते हैं वो बाहर निकलने नहीं पाते हैं, और कपड़ा क्या होता है कि एक स्थिर और टिकाऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल्वडेज बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल्वडेज जो होता है वो हमारी लंबाई की समरेखा के समकक्ष होता है।
ठीक। अब इसके बाद में क्या है, किन रेशों पर फफूंद और कीड़ों का कम असर पड़ता है। अगर प्राकृतिक रेशे होंगे, एनिमल से प्राप्त रेशे होंगे, तो भाई बिल्कुल श्योर सी बात है कि उसमें फफूंद और कीड़े ज्यादा लगेंगे। पर जो सिंथेटिक रेशे होते हैं, जो केमिकल से तैयार किए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि फफूंद और कीड़ों का कम असर पड़ता है। इसके बाद में धागे, जो किनारे मतलब सेल्वडेज, जो हमारा ऊपर किनारा और नीचे किनारा होता है, सेल्वडेज के समकक्ष रखे जाते हैं, उन धागों को क्या बोलते हैं, उन धागों को ताना बोलते हैं कि बाना बोलते हैं कि कता बोलते हैं कि उत्सूत्र बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ताना। क्या बोलते हैं, ताना। जो हमारी लंबाई होती है साड़ी में ऊपर और नीचे की जो लंबाई होती है, उसके समकक्ष जो धागे होते हैं, जो ऐसे ऐसे धागे पड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं को ताना बोलते हैं। और जो ऐसे सीधे खड़े खड़े पड़े होते हैं, उनको बोलते हैं बाना। ठीक। इसके बाद में क्या, क्रॉस लिंकेज व साइड चैन अधिकांशता पाई जाती है। क्रॉस लिंकेज व साइड चैन अधिकांशता कौन से रेशों में पाई जाती है, प्रोटीन रेशों में पाई जाती है कि मानव निर्मित रेशों में पाई जाती है कि कपास व लिनन में पाई जाती है। तो जो क्रॉस लिंकेज व साइड चैन होता है, अधिकांशता प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा, यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, कौन सा, टफ्टेड कपड़ा, लैमिनेटेड कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा और या फेल्ट कपड़ा। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है, हमारा रहेगा फेल्ट कपड़ा। अब फेल्ट कह लो या फेल्टिंग कह दो, इसमें क्या होता है कि हम रेशों को लेते हैं, एक साथ काफी सारे रेशों को लेते हैं, फिर हम उसको ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, नमी के द्वारा क्या करते हैं कि उनको जमाते हैं। इसमें बुनाई नहीं की जाती, इसमें केवल क्या है कि ताप और नमी दाब के द्वारा क्या करते हैं कि जमाते हैं, इसी को फेल्टिंग बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या, दरी बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, और क्या हो गया कि मोजे होते हैं उनको बनाते हैं, और कालीन बनाते हैं। ठीक। किसके द्वारा, ये जो सीधे तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है, जिसको फेल्टिंग बोलते हैं या फेल्ट कपड़ा बोलते हैं। इसके बाद में वह अंतरिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है, क्या कहलाती है, डिकेटाइजिंग कहलाती है, सीजिंग कहलाती है, टेंडरिंग कहलाती है, कार्बोनाइजिंग कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या कहलाता है, टेंडरिंग कहलाता है। टेंडरिंग मतलब होता ये है कि जब हम क्या करते हैं कि रेशों से कताई करके धागा बनाते हैं, धागा से क्या बनाते हैं कि जब हम वो कपड़ा बनाते हैं बुनाई करके, तो क्या होता है कि कभी कभी कहीं पर कपड़ा क्या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे बनता है। फिर हम इसके बाद में क्या करते हैं कि बाद में इस कपड़े को रखते हैं सीधा करके, फिर उसको किनारे किनारे से छटाई करते हैं, उसको बराबर एकदम से काटते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टेंडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडरिंग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आरलान के निर्माण में उपयोगी रासायनिक तत्व कौन सा है, विनाइल क्लोराइड, पैराफथैलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा एक्रिलोनाइट्राइल। आरलान के निर्माण, आरलान भी एक संश्लेषित रेशा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इसका निर्माण में किसको उपयोग किया जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल को। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कपड़ा बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, बुनाई कहते हैं, कताई कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। अभी हम लोगों ने जाना था, रेशा होता है, रेशे की कताई करते हैं तब क्या बनता है, धागा बनता है, और जब धागे की हम लोग बुनाई करते हैं तो कपड़ा बनता है, और कपड़े की जब सिलाई करते हैं तब क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, जिसको हम लोग धारण करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद में डेनिम बनाने में उपयोग में आती है कौन, सादी बुनाई, ट्रिबल या शॉर्टेन। डेनिम क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स होती हैं, जीन्स की जैकेट होती है, जीन्स के पैंट होते हैं, जितनी भी जीन्स वाली चीजें होती हैं उनको हम डेनिम बोलते हैं। तो डेनिम बनाने में कौन उपयोग में आता है, तो यहाँ पर आएगी ट्रिबल। कौन उपयोग में आती है, ट्रिबल एक बुनाई होती है जो क्या करती है कि कपड़े में एक तिरछी धारियां उत्पन्न कर देती है। ट्रिबल एक बुनाई है जो कपड़े में क्या करती है, तिरछी धारियां उत्पन्न कर देती है। ये बहुत मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। ठीक। इसके बाद में क्या, ट्रिबल बुनाई रेशे का उदाहरण है, ट्रिबल बुनाई मलमल, स्पोर्ट्स, चादर, खाकी। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, हमारा खाकी होगा। ट्रिबल बुनाई का उदाहरण कौन सा है, खाकी है। इसमें क्या होता है कि कपड़े में क्या होती है कि तिरछी लाइनें बनती हैं,
कैसी बनती हैं, तिरछी लाइनें बनती हैं, और जो ये कपड़ा होता है बहुत मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। ठीक, इसके बाद में कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है, तो वो डबल बुनाई में। किसमें? डबल बुनाई में। आप लोगों ने 2 in 1 वाले कपड़े देखे होंगे जिसको हम लोग दोनों तरफ से पहन सकते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? वही डबल बुनाई वाले कपड़े होते हैं। कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना बाना प्रयोग होता है? किसमें? डबल बुनाई में। इसी को 2 in 1 बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दोनों तरफ से पहन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? निम्न में से कौन सी बुनावट टॉवल के लिए उपयोगी? टॉवल मतलब क्या होता है? तौलिया। तौलिया के लिए उपयुक्त है कौन सी बुनावट? तो साधारण बुनावट, बास्केट बुनावट, ट्रिल बुनावट, पाइल बुनावट। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है साधारण बुनावट। साधारण बुनावट जो होती है ये बहुत टिकाऊ होती है, और इसमें क्या होता है कि टाइम भी कम लगता है, और जो हमारी शक्ति होती, एनर्जी होती, वो भी कम खर्च होती है, और ये मजबूत बहुत रहती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं कि जो तौलिया होता है, जो टॉवल होता है, उसको बनाने के लिए साधारण बुनावट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है? रिब, ट्रिबल, शॉर्टन, डोब्बी। जो हेरिंग बोन होती है वो एक शॉर्टन वाली बुनाई। जो हमारा शॉर्टन का कपड़ा होता है वो हेरिंग बोन के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद में क्या है कि करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? छाया बनाना, ठोकना, लपेटना, छोड़ना या भराई। करघे में जो रीढ़ का कार्य होता है वो क्या होता है? ठोकना होता है। क्या होता है? ठोकना होता है। और ये जो रीढ़ होती है वो एक कंघी के समान स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक मटेरियल से, धातु से बनी होती है, मेटल से बनी होती है, धातु से बनी होती है, और कंघी के समान क्या होती है? संरचना होती है रीढ़, जिसका काम क्या होता है? ठोकना। इसके बाद में कार्बोनाइजिंग क्या होती है? कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है। कार्बोनाइजिंग क्या होती है? फिनिशिंग प्रोसेस है। इसमें रेशों को क्या होता है कि H2SO4 जो हमारा एसिड होता है, अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, या HCl में क्या करते हैं कि रेशों की धुलाई करते हैं। जब हम रेशों की धुलाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, और रेशे कैसे शाइनिंग मारने लगते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, फिनिशिंग प्रोसेस है कौन? कार्बोनाइजिंग। इसके बाद में क्या होता है? मोयरिंग निर्मित होती है गर्म रोलरों के द्वारा। मोयरिंग क्या होती है कि कपड़ों पर पानी के समान लहर बनाने वाली जो डिजाइन होती है उसी को मोयरिंग बोलते हैं, और इसको किससे बनाया जाता है? गरम रोलरों के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद में बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सैफोराइजिंग के द्वारा। सैफोराइजिंग क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं कि कपड़े को खरीद के लाते हैं, कपड़ा धुलने के बाद सुकड़े ना, इसलिए कपड़े की क्या की जाती है? सैफोराइजिंग की जाती है, ताकि वस्त्र क्या हो? धुलने के बाद सुकड़े ना, तो कपड़े की सैफोराइजिंग की जाती है। इसके बाद में ग्लेजिंग दी जाती है गोंद और स्टार्च के द्वारा। ग्लेजिंग होता क्या? ग्लेजिंग होते हैं कपड़े को चमक प्रदान करना, कपड़े को सुंदर बनाना, उसको सॉफ्ट बनाना। ठीक है, तो ये इसके लिए किससे प्रदान की जाती है? ग्लेजिंग होती है गोंद और स्टार्च से प्राप्त प्रदान की जाती है। ग्लेजिंग किससे प्रदान की जाती है? गोंद और स्टार्च से। इसके बाद में यूनियन रंगाई किसको रंगने की विधि है? जो यूनियन रंगाई होती है वो तंतु या फिलामेंट को रंगने की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? यूनियन रंगाई कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है कि सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए किस रंजक का प्रयोग करते हैं? सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग हो गया, नेवी ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, इनको प्राप्त करने के लिए हम किस डाई का प्रयोग करते हैं? वो डाई होती है सल्फर डाई, या इसी को क्या बोलते हैं? गंधक रंजक बोलते हैं। ठीक है, सल्फर डाई या गंधक रंजक बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कपड़ों पर बिल्कुल पक्का कलर आ जाता है, और जो ये कपड़े होते हैं, जो सूती कपड़े हो जिनका कलर नहीं निकलता, वो क्या होते हैं कि महंगे भी मिलते हैं, मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो पक्का कलर देने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? सल्फर रंजक का प्रयोग करते हैं। किसको? सूती कपड़े को। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।